मैं मुझको वापस छिपके ये क्या आया? हद है यार, पागलपंती। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड को क्रॉस कर दीजिए, छोटा छोटा क्रॉस लगा लो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्लियर मेंशन है। देयर विल बी नो सेपरेट क्वेश्चन पुट अप ऑन दिस आइटम इन द फाइनल पेपर। सेकंड मेजर हेड, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट आ रही है नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रॉस कर दीजिए छोटा सा, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इसको भी क्रॉस कर दीजिए। केवल दो रह गए इसमें सब ऐड, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट आ रही है बेटे करंट लायबिलिटीज, इसमें सारे के सारे सब ऐड करने हैं हमें। नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं करना, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट नहीं करना। इसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट्स क्लोज कर दीजिए। और नेक्स्ट इसमें ये करने हैं। वंस अगेन हमारे पास रह गया बेटे इसमें लायबिलिटी साइड में तीन मेजर हेड बच गए हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में दो सब हेडिंग, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में दो सब हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज में सभी के सभी सब हेड्स चार के चार। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। और करंट असेट में सारी आपको याद रखनी है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। ये आपको एज इट इज याद रखना ही है। चलिए अब थोड़ा सा आ जाइए अब सेकंड चैप्टर में, फिर हम मूव करेंगे थर्ड चैप्टर में। वापस आएंगे हम यहाँ पर, इसी पेज पर हम वापस आ जाएंगे जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर को छोड़ा है। मैं आपको पहले ही कहा था कि हमें चारों चैप्टर साइड बाय साइड चलाने हैं। सेकंड चैप्टर बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस में जो होता है सिंपल प्रेजेंटेशन, और वी कैन से दैट प्रेजेंटेशन इन सच ए वे so that it can be easily understandable, इसे एनालिसिस करना बोलते हैं। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम किया हुआ है बेटे। For accounting as an information includes the various activities, and these are number 1 identification, second one is measurement, third one is recording, fourth one is classifying, fifth one is summarizing, sixth one is analysis, seventh is interpretation,
एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। तो ये अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम में एनालिसिस भी एक्टिविटी आई थी हमारी, दैट इज रिप्रेजेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और वी कैन से दैट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। An analysis of financial statement means to analyze the financial statement, or we can say that to present the financial statement in a simple way or in such a way so that it can be easily understandable and the important conclusions can be drawn from it. Once again, analysis of financial statement का means होता है बेटे financial statements को simple way में present करना, और we can say that such a way present करना so that important conclusions can be drawn from it, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही आप इंटरप्रिटेशन करते हैं जिसे कंक्लूजन ड्रॉ करना कहा जाता है, एंड अल्टीमेटली दीज इंटरप्रिटेटेड फैक्ट्स और कंक्लूजंस विल बी ट्रांसफर्ड और कम्युनिकेटेड टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अब सबसे बड़ी बात है बेटे कि अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, इट मींस अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंपल वे में प्रेजेंट करना है, देन वी मस्ट हैव सर्टेन टूल्स और टेक्निक्स और मेथड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस पर्पस। तो हमारे पास कोई ना कोई टेक्निक होनी चाहिए, मेथड होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकें, एंड वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स और टूल्स which is used for the analysis purpose, and these are number 1 ratio analysis, second one is cash flow statement analysis, third one is comparative financial statement analysis, fourth one is common size statement analysis, fifth one is trend analysis, and last sixth one is break even point analysis. So these are the 6 techniques, or we can say that these are the 6 tools or methods which are used for the purpose of analysis of financial statement, जिसमें से पहली 4 टेक्निक हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है बेटे, जो मैंने नेम दिए हैं उसमें से फर्स्ट 4 टेक्निक हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस में इंक्लूड है। दीज आर रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्म में, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। दीज आर द 4 टेक्निक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस पर्पस। रेस्ट 2 टेक्निक आप हायर स्टडीज में स्टडी करेंगे, जिनका नेम है बेटे ट्रेंड एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट को हम BEP बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत पॉपुलर एब्रिविएशन है, BEP, शॉर्ट में BEP बोला जाता है, फुल फॉर्म होती है ब्रेक इवन पॉइंट। तो आज हम एक पर्टिकुलर टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हिच इज इन आवर थर्ड चैप्टर, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वी आर इन द थर्ड चैप्टर, and comparative statement mein we have to study 2 comparative statements, or we have to study comparative financial statements, that means comparative balance sheet and comparative income statement। हमें इसमें comparative balance sheet और comparative income statement study करनी है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about comparative balance sheet only, क्योंकि अभी तक हमने केवल बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टडी किया है which is given in part 1 schedule 3 of the Companies Act 2013। उसी बैलेंस शीट को आज हम कंपैरेटिव फॉर्म में स्टडी करेंगे, एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट मींस व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन ए कंपैरेटिव फॉर्म। जनरली जो बैलेंस शीट बनाई जाती है कंपनी के केस में वो कंपैरेटिव फॉर्म में ही बनाई जाती है, लेकिन उसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, कंपैरेटिव बैलेंस शीट नहीं बोला जाता। वो नॉर्मल हमारी बैलेंस शीट होती है जिसमें कि आप पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, देन करंट ईयर अमाउंट, देन प्रीवियस ईयर अमाउंट। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है जिसमें कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग करते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द 2 years डाटा व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, दैट इज नेम्ड एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और जो फॉर्मेट होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, दिस इज द फॉर्मेट।
सपोज हमें दिया हुआ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें 2 ईयर गिवन है 2018 एंड 2019। ये हमारी सिंपल बैलेंस शीट है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट ईयर पहले होता है और प्रीवियस ईयर बाद में होता है। लेकिन जब आप कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे तो उसमें पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा। ये फॉर्मेट में आपने ध्यान रखना है। अब एडिशनल कॉलम जो आपने ध्यान रखने हैं, इसमें जो एडिशनल कॉलम बनाया जाएगा, थर्ड वन इज एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, एंड फोर्थ वन इज परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये आउटलाइन है बेटे हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। इस वजह से अपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। अभी मैंने कुछ आपको आइटम्स क्रॉस करवाई हैं जो कि हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस में नहीं है, जिस पर के सेपरेट से क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाएगा। अगर हम उन आइटम्स को निकाल देते हैं और फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, देन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये वही सीक्वेंस है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की है। फर्स्ट मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, दो सब हेडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा सब हेडिंग मैंने आपको क्रॉस करवा दिया है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो आपने नहीं करना। सेकंड मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो आपने नहीं करना मेजर हेड। तो सेकंड मेजर हेड बन जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। वो याद भी नहीं करने। हाँ जी, अब याद भी नहीं करना है, आपने वो फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज में नहीं करने। मैंने कल आपको नहीं बताया भी नहीं करने, मैंने आपको कल पहले पूरी बैलेंस शीट याद करने के लिए कहा है बेटे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि गिव द वेरियस सब हेड ऑफ द मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, आपको नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड बताने हैं तो आपको चारों बताने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, deferred tax liability, other long term liability and long term provision, only then you will get the full marks। लेकिन सिलेबस में बड़ा क्लियर मेंशन किया गया है कि these items will not be evaluated separately, मीन्स deferred tax liability के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या होती है, उस पर सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपने उसे एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेट करना है केवल फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन जब हम उसके टूल्स यूज कर रहे होंगे एनालिसिस के, जैसे मैं यहाँ पर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ, तो जो मार्क्स मैंने क्रॉस करवाई आइटम आपने, वो आइटम आपने ना वो आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, ना आपको करनी है। आपसे पूरा याद रखो, जब वो क्वेश्चन में दी नहीं होंगी तो आपको लिखनी भी नहीं पड़ेंगी ऑब्वियसली। तो मैंने अपने आप उन्हें डिडक्ट करने के बाद नेट फॉर्मेट बना दिया इसको। नॉन करंट लायबिलिटी इसमें केवल 2 रहेगी बेटे, करंट लायबिलिटीज इसमें चारों सब हेडिंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये टोटल आ गया। टोटल के बाद असेट साइड जिसमें नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और इवन अदर नॉन करंट असेट्स भी नहीं है। देन करंट असेट्स, इसमें सारे के सारे सब हेड। फिर सुन लीजिए, मैंने जो अभी आइटम आपको क्रॉस करवाई है बैलेंस शीट में, वो मैंने आपको एनालिसिस के पर्पज से करवाई है, ओनली फॉर द 12th स्टैंडर्ड। कि 12th स्टैंडर्ड में क्योंकि बहुत वाइड इंफॉर्मेशन है, तो एक्सपर्ट्स ने क्या किया हुआ है, कुछ आइटम को क्रॉस कर दिया है कि उस पर सेपरेट से क्वेश्चन पुट अप नहीं किए जाएंगे, फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ओनली। तो आपको एज ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट उन आइटम्स को नहीं करना, ना ही वो में फेस करोगे, वो क्वेश्चन में भी नहीं आएंगे। जब क्वेश्चन में नहीं आएंगे तो आपको उसके बारे में कुछ करके दिखाना भी नहीं। आपको हमेशा इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होंगी आप वो लिखते चले जाएंगे, बाकी आप स्किप कर देंगे। वो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन करना किस वे से आप। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं बैलेंस शीट ऑफ फॉर्मेट की, तो एज ए फॉर्मेट वो आपने सारी चीजें याद रखनी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, गिव द नेम ऑफ द सब हेड्स ऑफ द मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी, तो फिर आपको सारे सब हेड लिखने हैं। हमने ये कहा कि जो सब हेड हमने क्रॉस करवाए हैं उस पर सेपरेट क्वेश्चन सेट नहीं होगा पेपर में। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आपने उसको करना ही नहीं। क्लियर है बेटे बात ये? यस, इज इट क्लियर नाउ?
बोलते नहीं है कोई भी ना, मेंशन करते हैं, कैसे पता लगेगा? यस यस। चलिए अब आप थर्ड चैप्टर निकाल लीजिए बेटे। यस, नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है ये, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। मैंने पहले कहा कि क्रैमिंग तो करनी पड़ेगी, आपको एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। बस ये अल्टरनेट है कि फॉर्मेट को सामने रखकर क्वेश्चन कर लो, 3-4 क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मेट अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज एज एट 31 मार्च 2017 एंड 2016 प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2016। ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2017-2016, क्योंकि एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पहले करंट ईयर दिखाया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर दिखाया जाता है। अगर हम 16-17 की बात करते हैं तो 17 करंट ईयर हो गया, लेटेस्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर हो गया 16। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, असेट्स। अभी देखो ये वही इंफॉर्मेशन है जो कि विदाउट टिक वाली इंफॉर्मेशन में से है। ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी हैं, जो इंफॉर्मेशन हमने क्रॉस करवाई है वो आपके पास देखो यहाँ पर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं ये बात कह रहा था कि वो सेपरेट से नहीं आएंगी इस तरह से, जब आप टूल्स यूज कर रहे होंगे फॉर द एनालिसिस पर्पस, एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वन ऑफ द टूल और टेक्निक व्हिच इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको उन सभी जो आइटम मैंने क्रॉस करवाई हैं उनका रोल नहीं होगा यहाँ पर। तो ये कंपैरेटिवली एक सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट अरेंज करके दी हुई है, ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है, हमें इसे कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है। बस कंपैरेटिव फॉर्म में ध्यान रखना कि इतना फॉर्मेट तो एज इट इज बनेगा जितना बनाया हुआ है, सिर्फ 16 पहले आ जाएगा, 17 बाद में, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, उसके बाद 2 कॉलम और ऐड ऑन हो जाएंगे, एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज के लिए, एक कॉलम परसेंटेज चेंज के लिए। ये देखो यस, ये मैंने इस क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन दिया हुआ मैंने उसको पहले अरेंज किया है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 2017, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, देखो पहले मैंने 16 लिखा है फिर 17 लिखा है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में क्योंकि वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में है तो पहले करंट ईयर होता है फिर प्रीवियस ईयर, लेकिन जब आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज, और परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और 16-17 ये क्वेश्चन में एज इट इज दिए हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ आप, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में ऑब्जर्व करो, ये जैसे आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर्स में मैंने एज इट इज लिखा है, सिर्फ मैंने 16 की वैल्यू पहले लिखी है और 17 की बाद में लिखी है। 16 की बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख है और 17 का 15 लाख। ये देखिए मैंने भी ये टोटल लगाया हुआ है पहले, तो ये एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं किया। जैसे क्वेश्चन में आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं मैंने एज इट इज नोट कर दिए हैं, आपने भी एज इट इज लिखने हैं क्योंकि ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं आपको। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव बनाते समय पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हाँ जी, मान लिया ठीक बेटे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा, राइज हो रहा? कुछ पूछना चाहते हैं? यस, चलिए अब एब्सोल्यूट चेंज की बात करते हैं बेटे। हम पहले एब्सोल्यूट चेंज, इधर देखिए यस, आपने सिंपल कंपैरिजन करना है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर लास्ट ईयर से वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मींस जितनी एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है वैल्यू में, जैसे 5 से 8 इंक्रीज हो रहा है तो 3 लाख रुपीज, इससे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज, और ये इंक्रीज है बेटे, पॉजिटिव अमाउंट। 1 लाख एंड 1 लाख नो चेंज, ऐसे डैश लगाएंगे आप, नो चेंज। 3 लाख से 4 लाख वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1 लाख रुपीज एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज। देन
1 लाख से 2 लाख इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चेंज, इंक्रीज। अगर डिक्रीज होगी, सपोज यहाँ पर 2 से 1 होता तो हम 1 लाख रुपीज को विद इन ब्रैकेट शो करते, विद इन ब्रैकेट मीन्स नेगेटिव चेंज, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से 10 to 15 5 लाख रुपीज इंक्रीज, पॉजिटिव चेंज। इसी तरह से 4 to 6 2 लाख रुपीज, पॉजिटिव चेंज। 2 से 3 1 लाख रुपीज, पॉजिटिव चेंज। 3 to 4 1 लाख रुपीज, and 1 to 2 1 lakh rupees, और 10 to 15 again 5 lakh rupees। अभी देखिए कि एब्सोल्यूट चेंज के कॉलम को देखो, ये 3 + 1 टोटल 5, 3 4 and 5 टोटल आ गया। ऐसे यहाँ पर 2 3 4 5 टोटल 5 आ गया। चेंज इस तरह से भी टैली होना चाहिए और ऐसे भी टैली होना चाहिए टोटल वाइज आपका। दिस इज द थर्ड कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज। बहुत इजी है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ आपने फॉर्मेट याद करना है। और इस क्वेश्चन में तो फॉर्मेट भी ऑलरेडी बनाकर आपको दिया हुआ है। हमने 2 कॉलम में एज इट इज वैल्यू लिख ली है, थर्ड कॉलम हम यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज देख रहे हैं। कंपेयर करिए, अगर करंट ईयर में लास्ट ईयर से वैल्यू इंक्रीज तो पॉजिटिव चेंज, डिक्रीज होगी तो आप विद इन ब्रैकेट शो करेंगे, दैट मींस नेगेटिव अमाउंट, और इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव अमाउंट। पॉजिटिव अमाउंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अमाउंट लिखनी है, जैसे अंडरस्टूड होता है 3 लाख मींस प्लस 3 लाख। तो ये हमने यहाँ पर चेंजेस निकाले बेटे, ये थर्ड कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ द फोर्थ कॉलम, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बेटे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज है, ट्रायंगल बनाइए मैंने, ट्रायंगल चेंज को इंडिकेट करती है बेटे। तो एब्सोल्यूट चेंज दैट मींस दिस वन डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर दैट मींस दिस वन। और अगर हम नंबरिंग दे देते हैं, सपोज ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में कैसे करेंगे आप, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मींस 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 60%। ये परसेंटेज चेंज आ गया बेटे। 5 लाख पर चेंज हुए 3 लाख रुपीज का, कितने परसेंट चेंज है ये, 60% चेंज है। ऐसे 1 लाख जहां पर कोई चेंज नहीं है वहां पर यहाँ पर भी आप डैश लगाएंगे, नो चेंज। नेक्स्ट बेटे इसमें 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, चेंज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो 33%, 33.33 या 33%। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 100%। 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 50%। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई टोटल नहीं लगाना आपने, मैंने यहाँ पर कोई टोटल वाला वो नहीं लगाया हुआ बिल्कुल भी। यहाँ पर परसेंटेज सिंपल निकलेंगे सेपरेट सेपरेट। अगेन 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 50%। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 50%। 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 33.3%। 1 lakh divided by 1 lakh into 100. 100%. This is 100%. For last 5 lakh divided by 10 lakh into 100, 50%. 50%. मार्किंग कैसे होती है? जनरली इस तरह से हॉरिजॉन्टली नंबर दिए जाते हैं. हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे ये पहली लाइन है इसका हाफ नंबर, अगर ये ठीक है तो आधा नंबर हो गया. सेकंड अगेन हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स. इस तरह से एक एक लाइन का आधा आधा नंबर होता है. इसके अकॉर्डिंगली टोटल 1 2 3 4 4 ये हो गई, 4 नीचे हो गई, 8 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया हमारा ये. तो जितनी आपकी रो ठीक होंगी, एब्सोल्यूट अमाउंट भी और परसेंटेज भी, उतने आपको नंबर मिल जाएंगे. ये इजी है, लेकिन पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो क्वेश्चन ऐसा था कि परसेंटेज जल्दी से निकल गई, लेकिन पेपर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है. तो सिर्फ ये टाइम कंज्यूमिंग है, अरेंज करना है. अदरवाइज इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की. फॉर्मेट बनाने में या तो अरेंज करके दिया हुआ था, फिर भी कॉपी पेस्ट करने में, क्वेश्चन से सॉल्यूशन में
इसमें टाइम लगेगा, वैल्यू को कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। अगर वैल्यू सिंपल से नहीं हुई तो परसेंटेज कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा, और अगर परसेंटेज में गलती हुई तो इट विल बी सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स। तो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है बेटे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कैसे करना है, कैसे आपने परसेंटेज निकालनी है, सीक्वेंस मेन थी इसमें, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सीक्वेंस दी हुई थी। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में सीक्वेंस गिवन नहीं है। दिस इज द सेकंड वन। अभी सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016 एंड 17। इसमें पहले 17 फिर 16 दिया हुआ है। फॉर्मेट में आप पहले 16 लिखोगे फिर 17 लिखोगे। आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है फिगर्स बीइंग इन लैक्स ऑफ रुपीज, आप भी यहाँ पर कॉर्नर में मेंशन कर देंगे, इस जगह पर यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे फिगर्स बीइंग इन लैख ऑफ रुपीज, इस तरह से ब्रैकेट, और जैसे दिया हुआ है उसी वे से आपने फिगर्स लिखनी है जैसे यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। अब इस केस में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब देखो क्वेश्चन करने का वे क्या रहेगा। टाइम कम है हमारे पास, क्लास ओवर हो सकती है, तो मैं आपको वैसे क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखो मैंने एक बार फिर से फॉर्मेट बनाई। अब क्योंकि सीक्वेंस हमें नहीं दी हुई तो हमने कैसे अरेंज करना है, कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, अब हम इसको क्वेश्चन को कैसे चलाएंगे। पहले आप सिर्फ 16 17 कंप्लीट करेंगे। आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बना ली, फिर आप हेडिंग बनाएंगे शेयर होल्डर्स फंड। अब आपको माइंड में लेकर आना है कि शेयर होल्डर्स फंड में कौन कौन से सब हेडिंग होते हैं, और हमें मालूम है कि शेयर होल्डर्स फंड में 2 सब हेडिंग होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर चेक करो शेयर कैपिटल गिवन है, यस, तो पहले 20 फिर 25, और इसको टिक कर लो कि हम लिख चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, यस, ये रिजर्व हमें दिए हुए हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस के नेम से आ जाएंगे। आप लिखेंगे पहले 36 और फिर 40। ये आपका शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट हो गया। ओके सर। अब आप सेकंड हेडिंग बनाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो याद होगी बैलेंस शीट तो ये इससे इजीली कर पाएंगे आप, वरना बार बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में 2 सब हेडिंग, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी हुई है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं दी हुई है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख लीजिए आप। थर्ड नंबर पे फिर आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में 4 सब है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ पर चेक करो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, नहीं दी हुई, स्किप कर दीजिए। सेकंड नंबर पे ट्रेड पेबल्स, चेक करिए ट्रेड पेबल्स है हमारे पास, नो सर, ट्रेड पेबल्स भी नहीं है, स्किप कर दीजिए। थर्ड नंबर पे अदर करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज हमें दी हुई है, इसको लिखोगे आप। फोर्थ नंबर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन नहीं है, जो चीज गिवन नहीं है उसे नहीं लिखना आपने। अब करंट लायबिलिटीज में केवल एक ही रह जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट, ये करंट लायबिलिटीज ही दी हुई है, सिर्फ मेजर हेड करंट लायबिलिटीज बनाकर उसके सामने लिख देंगे आप, इसे टोटल लगा लेंगे। अब आप आएंगे असेट साइड, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ये दिया हुआ है टेंजिबल और इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपने लिख लेनी है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, जब इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर नहीं किया जाता तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही होती है बेटी। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, वैसे वो नहीं होंगी, भी नहीं होंगी। अब आइए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद इन्वेंट्रीज, ये इन्वेंट्रीज आपको दी हुई है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, तो सारी आइटम टिक हो गई। मीन्स आपको अपने आप पहले माइंड में देखना होगा कि हमें क्या लिखना है, यहाँ पर किसकी टर्न है, उसके सब हेडिंग देख कर जो सब हेडिंग दिया होगा पहले आप उसको अरेंज कर लेंगे। आपके पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम आ जाएंगे, तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम का टोटल लगाकर बैलेंस शीट को टैली कर लो। उसके बाद फिर आपने एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एब्सोल्यूट चेंज के लिए सिंपल आपने कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर। वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव, सेम है तो नो चेंज। तो ये सारा आपका एब्सोल्यूट चेंज ये अपने आप टैली कर जाएगा। जब आप टोटल लगाएंगे एब्सोल्यूट चेंज में भी टोटल सेम आएगा, जैसे ऊपर भी 5 लाख आ रहा है, नीचे भी 5 लाख आ रहा है। और उसके बाद परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट मीन्स एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे हमने किया 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100,
60%। जहां पर चेंज नहीं है वहां पर यहाँ पर भी डैश लगा देंगे। ऐसे 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। दिस वे आप सारी परसेंटेज निकाल लेंगे। आंसर में आपको ये परसेंटेज गिवन भी होंगी। हाँ जी, मानने क्लियर बेटे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं अब आप? यस सर। बिल्कुल सिंपल है। देखो कल जो हमने आपको फॉर्मेट की बात की थी वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना उसको याद किए काम नहीं चलेगा उसमें। तो आज का अपना होमवर्क नोट कर लीजिए अब आप। आज आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, थर्ड चैप्टर के फर्स्ट 3 क्वेश्चन, तीनों में आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है एज वेल एज फर्स्ट 3 इलस्ट्रेशन। तो पहले आप एग्जांपल कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आपने फर्स्ट 3 अनसोल्व्ड क्वेश्चन करने हैं। ये आज का आपका होमवर्क ये है। सिर्फ हो जाएंगे क्वेश्चन अब ये? हाँ जी पलक? यस सर। हो जाएंगे बेटा, कोई डाउट?